हेलो गाइस, मैं राजन, फाउंडर हाईफ्लाई फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे हाउ टू रजिस्टर स्टार्टअप। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप कंपनी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किसी भी स्टार्टअप ओनर के लिए बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है, क्योंकि यही वो टाइम है जब एक स्टार्टअप ओनर ऑन पेन एंड पेपर किसी भी कंपनी का ओनर बनता है। उसे अपनी कंपनी की ओनरशिप पूरी तरह से लीगली मिलती है और उसके कंपनी को एक लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है। पर बहुत से स्टार्टअप ओनर्स अपने कंपनी को रजिस्टर करने के लिए सिर्फ एक लीगल कंसल्टेंट को हायर करते हैं और पूरी जिम्मेदारी उसको देते हैं। पर मेरे हिसाब से किसी भी स्टार्टअप ओनर के लिए यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका कंपनी रजिस्टर होता कैसे है एंड कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप है जो उसके चॉइस के लिए अवेलेबल है और कौन सा प्रॉपर फॉर्म ऑफ ओनरशिप है जो उसके बिजनेस को शूट करेगा। ये क्लैरिटी भी किसी भी स्टार्टअप ओनर के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप व्हिच आर अवेलेबल टू रजिस्टर योर कंपनी। फर्स्ट comes the private limited company, which comes under the Company Act 2013. Then comes the one person company, which again comes under the Company Act 2013. Then we'll talk about sole proprietorship. Then comes the general partnership, which comes under the Company Act 1932. And finally, LLP or limited liability partnership, which comes under the Limited Liability Partnership Act 2008. तो दोस्तों, ये है बेसिक फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप व्हिच आर अवेलेबल फॉर ए स्टार्टअप ओनर। चलिए अब देखते हैं क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के दौरान एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप पिक करने के लिए किसी भी स्टार्टअप ओनर को हेल्प करते हैं और उसे अपने दिमाग में ये सारे फैक्टर्स को बतौर कंसिडरेशन रखने चाहिए। द फर्स्ट फैक्टर इज नाउ फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिलेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपके कंपनी के ग्रोथ से रिलेटेड है। मतलब अगर फ्यूचर में आपका कंपनी ग्रो करना चाहता है तो आपके कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म ऑफ ओनरशिप आप पिक करते हैं वो आपके कंपनी के ग्रोथ को कहीं नुकसान ना पहुंचाए। तो इसके लिए किसी भी स्टार्टअप ओनर्स को ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि उसके इमीडिएट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उसके नियर फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और उसके लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। उसी के हिसाब से वो फॉर्म ऑफ ओनरशिप पिक कर सकता है ताकि जिस तरह से उसकी कंपनी ग्रो करनी चाहती है उस तरह से उस आसानी से ग्रो कर पाए। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्सिटी इज रिलेटेड टू द रेस्ट्रिक्शंस लाइक गवर्नमेंट परमिशन, गवर्नमेंट लाइसेंस, इंश्योरेंस एंड फंडिंग। ये सारी चीजों को भी मद्देनजर रखते हुए किसी भी स्टार्टअप ओनर को एक सही फॉर्म ऑफ ओनरशिप पिक करनी है। जैसे बहुत से ऐसे फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप हैं जहां पे गवर्नमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है रिलेटेड टू फंड्स, रिलेटेड टू परमिशन एंड लाइसेंस। वहां दूसरी तरफ कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप भी हैं जहां पे पूरी क्रेडिबिलिटी कंपनी के फाउंडर पर डिपेंडेंट है। लोग उस कंपनी को इतना भरोसा नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए, इसलिए उसे फंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स में दिक्कत होती है। थर्ड फैक्टर इज लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब हिंदी में इसको देनदारी बोलते हैं, या फिर जो वर्ड इससे ज्यादा एसोसिएटेड और ज्यादा फैमिलियर है वो है वसूली। कल को अगर आपकी कंपनी अच्छा बिजनेस ना कर पाए और आपकी कंपनी डूब जाए तो आपसे वसूली कैसे हो सकती है, चाहे वो बैंक हो या कोई और इन्वेस्टर हो। तो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी ऑफ योर कंपनी। तो आपकी कंपनी की लायबिलिटी भी बहुत हद तक डिपेंड करती है आपके इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से। जैसे कुछ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप हैं जहां पे आपके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं, वहां दूसरी तरफ कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप भी हैं जहां आपके पर्सनल एसेट्स भी खतरे में आ सकते हैं। पर्सनल एसेट्स मतलब आपके खुद के घर, गाड़ी और आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपकी कंपनी की प्रॉपर्टी अलग होती है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप पे अलग होती है। नेक्स्ट फैक्टर इज टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए, हर इंडिविजुअल और हर कंपनी को सरकार को टैक्स पे करनी ही होती है, पर उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा टैक्स ब्रैकेट मेरे लिए सेफ है। जैसे कुछ फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप हैं जहां आप कितना भी कमाइए पर आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी, मतलब आप डायरेक्टली उस 25 to 30% ब्रैकेट में आ जाते हैं। वहां दूसरी तरफ कुछ ऐसे फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप भी हैं जहां आपका इनकम डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रैकेट में आते हैं। मतलब अगर आप कम इनकम है आपकी कंपनी का तो आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा कमाते जाएंगे आपका टैक्स ब्रैकेट भी उतना बढ़ता जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन।
कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इज ए वन टाइम पेमेंट, मतलब आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करने के दौरान कितना आपके ऊपर खर्चा और समय आता है। पर दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन 1000 से लेकर 1 लाख तक भी वेरी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कंपनी एक्ट के द्वारा दी गई हर फॉर्म ऑफ ओनरशिप को इन फैक्टर्स के साथ, और देखते हैं कौन सा ऐसा फॉर्म ऑफ ओनरशिप है जो आपके और हमारे बिजनेस के लिए सुटेबल होता है। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ए स्टार्टअप, व्हिच इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए और मैक्सिमम आप 200 डायरेक्टर्स तक जा सकते हैं। जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमेशा कंड्यूसिव होता है किसी भी स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए। आपकी कंपनी चाहे फ्यूचर में कितना भी ग्रो करना चाहती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम में डाल सकती है। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्सिटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द मोस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्ट्रक्चर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हर इन्वेस्टर पहले इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे वो बैंक लोन्स हो या कोई एंजल इन्वेस्टर हो या फिर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट हो। हर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर को ही फेवर करता है। और जहां तक परमिशंस और लाइसेंस की बात है, आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के स्ट्रक्चर के अंदर हर तरह के बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपके पर्सनल एसेट्स सेफ होते हैं और आपके कंपनी के एसेट्स उससे अलग होते हैं। मतलब कल को अगर आपकी बिजनेस डूबी तो इन्वेस्टर्स या बैंक आपके कंपनी के प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा सकते हैं, पर जहां की आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो सेफ रहेंगी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए, जहां टैक्स स्ट्रक्चर की बात है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यही एक वो चीज है जो किसी भी स्टार्टअप ओनर को हिचकिचाहट में डाल सकती है, क्योंकि आप जितना भी चाहे इनकम करें, आपको वही फिक्स्ड ब्रैकेट ऑफ इनकम टैक्स देनी ही पड़ेगी, व्हिच इज अराउंड 25 to 30%। देन कम्स द कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होता है। आपको लाखों तक रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। एक प्रॉपर ब्रांड नेम को रजिस्टर करना और उसे मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल में रजिस्टर करने का प्रोसेस बहुत ही लंबा और बहुत ही टीडियस और कॉस्टली प्रोसेस होता है, एंड फॉर दैट यू नीड टू हायर ए लीगल एडवाइजर। फिर हम बात करेंगे 1 पर्सन कंपनी के बारे में। देखिए, 1 पर्सन कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई डिफरेंस नहीं होता एज फार एज फॉर्मेशन एंड द रेगुलेशंस आर कंसर्न्ड। द ओनली डिफरेंस इज 1 पर्सन कंपनी एक इंडिविजुअल अपने नाम से रजिस्टर कर सकता है, उसके लिए उसे 2 पार्टनर्स नहीं चाहिए। और फ्यूचर में जैसे ही बिजनेस ग्रो करता है, वो अपनी कंपनी को बतौर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रन कर सकता है। और जहां तक कि बाकी सारे फैक्टर्स है, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी, लायबिलिटी, टैक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, वो लगभग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जितनी ही होती है। फिर चलिए बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे आसान तरीका है किसी भी बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए। आप किसी लीगल प्रोफेशनल को देख लीजिए, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को देख लीजिए, किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक को देख लीजिए, या फिर किसी डॉक्टर के क्लिनिक को देख लीजिए, या फिर कोई शॉप या दुकान जो अपने घर के पास चलाता है उस बिजनेस को देख लीजिए। ये सारी बिजनेसेस लगभग सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही रजिस्टर्ड होती हैं, जहां पे एक इंडिविजुअल और बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं होता कि आप खुद अपना दुकान अपने अंडर चला रहे हैं। चलिए कंपेयर करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को उन सारे फैक्टर्स के साथ। पहला फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल फॉर योर ग्रोथ। मतलब अगर आप फ्यूचर में अपने कंपनी को ग्रो करवाना चाहते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आपको स्कोप बहुत लिमिटेड मिलेगा, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा छोटे बिजनेस के लिए ही होता है। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को लेके। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत होती है, क्योंकि पूरी जो कंपनी की क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट वर्दीनेस होती है वो एक इंडिविजुअल या फिर ओनर की क्रेडिबिलिटी पर डिपेंड करती है। इसलिए अगर आप फ्यूचर में कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, बैंक लोन चाहते हैं या किसी गवर्नमेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल क्रेडिट वर्दीनेस पर। आपका कंपनी आपसे बिल्कुल भी एक अलग एंटिटी नहीं है। थर्ड फैक्टर इज लायबिलिटी। ये और एक डिसएडवांटेज है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी पर्सनल एसेट्स सेफ नहीं रहते। मतलब अगर आपकी कंपनी कल डूबी तो आप भी सड़क पर आ जाएंगे और आपका घर भी नीलाम हो सकता है। नेक्स्ट फैक्टर इज टैक्स स्ट्रक्चर। देखिए, टैक्स स्ट्रक्चर ही इकलौती ऐसी बेनिफिट है जो एक सोल प्रोप्राइटर को मिलती है। मतलब आप जितना कमाते जाएंगे आपका टैक्स ब्रैकेट उतना बढ़ता जाएगा। बाकी रजिस्ट्रेशंस की तरह आप
परमानेंटली एक फिक्स्ड ब्रैकेट में नहीं आते, जो कि 25 to 30% होता है। यहां पर 5% से लेकर 30% तक आपका टैक्स स्ट्रक्चर वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज अगेन अनदर एडवांटेज फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन यहां पे बहुत कम है, आपको हार्डली 1000 रुपीज इसके लिए खर्च करने पड़ेंगे और पूरा प्रोसेस 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 24 घंटे के अंदर आपका कंपनी रजिस्टर भी हो गया और आप उसके मालिक भी बन गए। फिर हम बात करेंगे जनरल पार्टनरशिप के बारे में। देखिए, जनरल पार्टनरशिप में ज्यादातर कंडीशंस सोल प्रोप्राइटर जैसे ही रहते हैं। यहां पे बस एक ही डिफरेंस है कि आप मिनिमम 2 से लेकर मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स रख सकते हैं, मतलब जिम्मेदारियां आपकी बढ़ जाती है। मैक्सिमम लोग जनरल पार्टनरशिप मॉडल इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए एक कंपनी के अंदर। मतलब कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट है, कोई फाइनेंस एक्सपर्ट है, कोई HR एक्सपर्ट है, और आप सब मिलके एक साथ एक कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। यहां पे ये मॉडल बहुत ज्यादा कामयाब होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो खिमजी रामदासन को, इपारी सदाशिवन सन्स, जहां पे फैमिली मेंबर्स और दोस्त यार मिलके कोई बिजनेस को चलाते हैं, वो प्रिफर करते हैं जनरल पार्टनरशिप को। अब चलिए देखते हैं सारे फैक्टर्स को। पहला फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी। जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात है, यहां पर भी आपकी कंपनी एक लिमिटेड रेंज तक ग्रो कर सकती है। फिर देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। जनरल पार्टनरशिप में कॉम्प्लेक्सिटीज भी बहुत होती हैं। यहां पे उतना फ्रीडम आपको नहीं मिलता इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक लोन्स और एनी गवर्नमेंट परमिशंस, जितना आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर इज लायबिलिटीज। अगेन जनरल पार्टनरशिप में पूरी लायबिलिटी एक इंडिविजुअल के ऊपर ही, मतलब पार्टनर्स के ऊपर भी है। मतलब कल आपको कंपनी डूबी तो सारे पार्टनर्स के घर भी बिक जाएंगे। देन विल टॉक अबाउट टैक्स स्ट्रक्चर। जहां टैक्स स्ट्रक्चर की बात है, यहां पर आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आप डायरेक्टली एक 25 to 30% ब्रैकेट में आ जाते हैं। मतलब चाहे कमाई जितनी भी हो, पर आपको 25 to 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। देन कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। यस, दिस इज एडवांटेज कि जनरल पार्टनरशिप में कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन या फिर जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें आपको ज्यादा खर्चा या ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, बस आपस में पार्टनर्स को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन करनी पड़ती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम बात करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में। देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जनरल पार्टनरशिप, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का मिक्सचर होता है। मतलब इन दोनों के कंडीशंस को अगर आप मिला दें तो आपको एक LLP फॉर्मेशन मिल जाएगा। जहां तक फैक्टर्स की बात है तो सारे फैक्टर्स लगभग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मिलती जुलती है। जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी ही एक LLP में ग्रोथ फ्लेक्सिबिलिटीज बहुत होती है। मतलब अगर आपको कंपनी को ग्रो करवाना है तो LLP स्ट्रक्चर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। देन कम्स कॉम्प्लेक्सिटी। अगेन कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर LLPs आर लेस। मतलब गवर्नमेंट लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फंडिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, ये सारी चीजों के लिए भी ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कंड्यूसिव है। देन विल टॉक अबाउट लायबिलिटी। यस, जहां लायबिलिटीज की बात है तो आपके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। मतलब आपका कंपनी एक अलग एंटिटी होता है और आपके पर्सनल एसेट्स एक अलग एंटिटी होते हैं। अगर कल आपके बिजनेस में कोई लॉस होता है तो सारी रिकवरी आपके कंपनी के एसेट्स से होगी। देन कम्स द टैक्स स्ट्रक्चर। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी ही यहाँ पे एक फिक्स्ड 25 to 30% ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर ही रहता है। देन विल टॉक अबाउट द कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, किसी भी LLP को रजिस्टर करना कभी भी कोई टीडियस प्रोसेस नहीं होता है। आपको बस म्यूचुअल पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट साइन करनी है एंड दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो 5-10 हजार के अंदर पूरा हो सकता है। हाँ, एक चीज और बताना मैं आपको भूल गया कि यहाँ पे पार्टनर्स की भी कोई लिमिटेशंस नहीं रहती कि जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको मैक्सिमम 200 पार्टनर्स ही आप रख सकते हैं, 200 डायरेक्टर्स ही आप रख सकते हैं। वहां LLP में आप अनलिमिटेड पार्टनर्स तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप्स के ऑप्शन जो एक स्टार्टअप ओनर्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप फ्यूचर में अपनी कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं तो होपफुली ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा। नेक्स्ट चैप्टर विल टॉक अबाउट हाउ टू रेज फंड्स फॉर योर स्टार्टअप। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर।